हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। दरअसल ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है और इसको पढ़ने के क्रम में हमने पढ़ा था कि आरबीआई के अंतर्गत हमने पढ़ा था भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास, ठीक है, और उसकी संरचना। और उसकी संरचना में हमने देखा था उसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय बोर्ड, ठीक है। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने कल चर्चा करने के क्रम में देखा कि वो उसके इतिहास के बारे में जाना। दरअसल जब हम उसका इतिहास को हमने देखा था तो हमने देखा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पहले गठन किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वो दरअसल 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो तीनों बैंकों के नाम याद होंगे। अगर नहीं है तो मेरे साथ आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि पहला जो बैंक था वो था कौन सा बैंक? पहला बैंक था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, दूसरा था बंबई प्रेसिडेंसी बैंक और तीसरा कौन सा था? मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को मिलाकर दरअसल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ठीक है, चैम्बरलिन कमीशन के सिफारिश के आधार पर। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब गठन किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने पाया कि ये उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो ब्रिटिश सरकार ने सोचे थे या जिनकी उसने आशा की थी, ठीक है। तो उसके लिए फिर उसने एक और कमीशन का गठन किया। उस कमीशन का नाम क्या था? रॉयल कमीशन, ठीक है, या हिंदी में हम उसको कहें शाही आयोग। दरअसल इस आयोग का जो गठन किया गया था, उस आयोग का गठन हिल्टन यंग की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हिल्टन यंग महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। इसीलिए उस बैंक का नाम क्या, उस कमीशन का नाम क्या पड़ गया? हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, या हिल्टन यंग कमीशन। अब हिल्टन यंग कमीशन ने पाया कुछ जो भी समस्याएं थी उसने पाई और उन समस्याओं को देखते हुए उसने एक नए बैंक की सिफारिश की ब्रिटिश सरकार से। और इसी क्रम में हमने देखा था कि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उस भारतीय रिजर्व बैंक का के लिए एक अधिनियम पारित किया गया और उसका नाम क्या कहा गया? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का गठन होता है और उसके बाद फिर हमने देखा था भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना। उस भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना के अंतर्गत हमने देखा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके तहत जो मुख्य कार्य किए जाते हैं वो एक केंद्रीय बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? एक केंद्रीय बोर्ड के द्वारा। दरअसल हम लोगों ने कल देखा था कि एक केंद्रीय बोर्ड है जो क्या करता है, जो दरअसल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कहां पर थे कल। हाँ, ये वाला था हमारा। तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो हमारा आरबीआई था, आरबीआई के तहत मुख्य कार्य जो किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? एक केंद्रीय बोर्ड के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? एक केंद्रीय बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत कुछ सदस्य होते हैं, ठीक। उसकी संरचना कुछ सदस्यों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि उसमें होता है एक गवर्नर, ठीक है। कौन होता है? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, 10 निदेशक और 4 स्थानीय बोर्ड के सदस्य होते हैं जिनका मुख्यालय कहां? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। और 2 निदेशक होते हैं उसके अंतर्गत जो सरकार द्वारा नामित की जाते हैं, जो क्या करते हैं? सरकार का प्रतिनिधित्व। तो ये सारी चीजें क्या की थी हमने कल देख ली थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। दरअसल इसमें कुछ और बातें थी जो रह गई थी, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। को देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे या हम कुछ फैक्ट कहते हैं जो रह गए थे, जो किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम के हिसाब के लिए बहुत जरूरी रहते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग हो गया या राजस्थान लोक सेवा आयोग। इस तरह के जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं या और भी अन्य परीक्षा, उनमें ये क्वेश्चन दरअसल पूछ लिए जाते हैं। तो खैर वो क्वेश्चन भी हमसे बन जाए उसके लिए कुछ चीजें और हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत क्या था? एक केंद्रीय बोर्ड, और केंद्रीय बोर्ड के द्वारा ही क्या किया जा रहा था?
उसके जो मुख्य कार्य हैं आरबीआई के वो किए जा रहे थे। ठीक है, अब आप एक चीज और देखोगे इसमें, एक पॉइंट आप और नोट कर लेना उसी के साथ, इसमें ये जो केंद्रीय बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में, केंद्रीय बोर्ड की कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको देख लेना। केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में 6 बैठकें होती हैं। कितनी बैठकें होती हैं? 6 बैठकें होती हैं। ठीक है, एक तिमाही में कम से कम एक बैठक होना जरूरी है। ठीक है, होती है। इसमें क्या है, एक तिमाही में कम से कम कितनी बैठकें होना जरूरी है? एक बैठक होना जरूरी है। होना बैठक, एक बैठक क्या है? जरूरी है। ठीक है, दरअसल एक पॉइंट ये था जो कल हम चर्चा नहीं कर पाए थे, तो खैर इस पर भी हमने चर्चा की ली है कि जो केंद्रीय बोर्ड होता है वो एक वर्ष में 6 बैठकें होती हैं उसकी, और हर एक बैठक जो है हर एक तिमाही में कम से कम 3 तिमाही मतलब 3 महीने में कम से कम एक बैठक होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, अब दरअसल अब हम लोग देख लेते हैं आरबीआई के कार्य। ठीक है, आरबीआई के कार्य, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आरबीआई के कार्यों पर। ठीक है, तो आरबीआई के कार्यों पर चर्चा करने यहीं पर कर लेते हैं हम चर्चा। आरबीआई के कार्य। ठीक, आरबीआई के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। कितने कार्य? 2 कार्य। आरबीआई मुख्यतः 2 तरह से कार्य करती है, और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पहले आ चुका है। दरअसल आरबीआई जो है वो एक तो काम करती है कैसा, एक काम करती है वो केंद्रीय बैंक के रूप में। कैसे? केंद्रीय बैंक के रूप में। ठीक है, और एक करती है विकासात्मक रूप में कार्य। कैसे? विकासात्मक रूप में कार्य। ठीक है, आरबीआई मुख्यतः 2 तरह से कार्य करती है, एक करती है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, और एक करती है विकासात्मक रूप में। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं किसको, केंद्रीय बैंक के रूप में जो इस तरह से आरबीआई काम करती है, तो उसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। ठीक है, केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई क्या क्या कार्य करती है। दरअसल आपने जब पिछली क्लास में पढ़ा, तो पिछली क्लास में आपने देखा, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो बैंक है वो मुख्यतः 2 कार्य करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर इसमें समस्या है। ठीक है ना, फिर समस्या है आपके साथ वही वाली, फिर आप लोग कहते हैं कि रिजल्ट क्या है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट घटता जा रहा है। ठीक है ना, तो दरअसल कुछ इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपकी, या हम लोग कहें कि जो भी असफल व्यक्ति हुए हैं, जिनका एग्जाम प्रीलिम्स जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर यही कारण बनता है। ठीक है, तो दरअसल आपको पिछली क्लास में वो सारी चीजें याद होनी चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी तभी आपको आगे चीजें समझ आएंगी और आप चीजों को अच्छे से कैच भी कर पाओगे। ठीक है ना, जैसा कि मैंने पहले और हर मैं क्लास में कहता हूं कि हर एक क्लास पिछली क्लास से लिंक रहती है। इकोनॉमी की सबसे बड़ी या अच्छी बात कह लीजिए आप, या सबसे बुरी बात कह लीजिए, आप जैसा चाहें। जो पढ़ते होंगे या जिन्हें याद होगा उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं पढ़ा होगा जिसने, जिन्हें याद नहीं होगा, खैर उनके लिए बुरा है। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी बैंक, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया था जब ब्रिटिश सरकार ने, या हम साधारणतः ये बात कर रहे थे कि कोई भी बैंक होता है उसके मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। एक कार्य कौन सा? एक तो
दो कार्य उसको मिले थे। दरअसल एक कार्य क्या था, कागजी मुद्रा जारी करना, या हम कहें मुद्रा जारी करना। दूसरा क्या था, बैंकों का नियमन करना। ठीक है, दो कार्य आपने देखा होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी ब्रिटिश सरकार ने दो कार्य दिए थे, और फिर यही दो कार्य लेके क्या किया था, केंद्रीय रिजर्व बैंक को भी दे दिया था। ठीक है ना। तो दरअसल हम कार्यों की जब चर्चा करते हैं तो हमने देखते हैं कि जो पहला कार्य है, अगर हम पहले कार्य की बात करें तो इसका जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कागजी मुद्रा जारी करना। ठीक है, कागजी मुद्रा जारी करना। क्या जारी करना, कागजी मुद्रा जारी करना। दरअसल जब मैं कहता हूं कि कागजी मुद्रा जारी करना, इसके पीछे भी कागजी लिखने का कारण है। क्यों? क्योंकि आरबीआई सिक्के जारी नहीं करता, सिक्के नहीं ढालता। ठीक है, जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो कागजी मुद्रा जारी करता है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखोगे, जब आरबीआई कागजी मुद्रा जारी करता है या मुद्रा जारी करता है तो उसे मुद्रा जारी करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए, कितना, 200 करोड़ रुपए का या तो सोना या फिर कहें डॉलर अपने पास रिजर्व रखना होता है। अगर हम कहें कि जो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है आरबीआई की, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कम से कम 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए। अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़ रुपए नहीं, 200 करोड़ रुपए के बराबर सोना है या डॉलर है, तभी वो क्या कर सकता है, मुद्रा जारी कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, पहली चीज। और अब आप देखोगे जो आरबीआई है, आरबीआई जो है वो 2 रुपए के नोट, 2 रुपए आरबीआई जो है 2 रुपए और उससे बड़े नोट ही जारी करता है। ठीक है, 2 रुपए या उससे बड़े नोट जारी करता है। ठीक है, आरबीआई जो है वो 2 रुपए या उससे बड़े नोट ही जारी करता है। ठीक है, और अब बात आती है, जब 2 रुपए या उससे बड़े नोट आरबीआई जारी करता है तो फिर 1 रुपए के सिक्के कौन जारी करता है, तो जो दरअसल 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का वो जारी करता है वित्त मंत्रालय। कौन, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। आपने 1 रुपए का सिक्का देखा होगा या 1 रुपए का नोट देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें आप ये देखो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जाइए और उसको देखिए। अगर 1 रुपए का नोट अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप उसमें देखना, उस 1 रुपए के नोट में आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होंगे। ठीक है, उसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो भी किसके होते हैं, वित्त सचिव के। किसके, वित्त सचिव के। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी इंग्लिश में। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 1 रुपए के सिक्के जारी करता है। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि जो आरबीआई 2 रुपए या उससे बड़े नोट जारी करता है वो कैसे करता है। ठीक है, दरअसल अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये यही बस पता चल जाए कि आरबीआई नोट कैसे छापता है तो घर बैठे बैठे हम नोट छाप लें और अमीर बन जाएं। अगर आप इस उम्मीद में हो कि मैं ये बताने वाला हूं तो शायद बेटा आप गलत हो। ठीक है, दरअसल ये एक सीक्रेट बात है कि आरबीआई कैसे नोट छापता है, उसका कागज कौन सा होता है, कौन सी स्याही यूज करता है। दरअसल हम इन किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। ठीक है, कि कौन सी स्याही यूज करता, कौन सा कागज यूज करता, वो कागज कहाँ से मंगाता है, उसकी मशीनें कैसी होती हैं, दरअसल ये सारे टॉपिकों पर हम बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस उम्मीद में हो तो बड़ी आपकी उम्मीद पर पहले ही से मैं पानी फेर देता हूं। ठीक है, खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यही सारी चीजें मुझे पता होती तो मैं खुद नहीं छाप लेता और खुद छाप के अमीर हो जाता। मैं बताता ही क्यों इतनी मगजमारी करता भैया। ठीक है ना। खैर हम लोग बात कर रहे थे कि जो जैसा कि हम लोगों ने देखा जो 2 रुपए या इससे बड़े नोट हैं वो कौन जारी करता है, वो करता है आरबीआई। और जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो उन्हें कौन जारी करता है, उन्हें करता है वित्त मंत्रालय। और उस पर सिग्नेचर किसके होंगे, वित्त मंत्री के। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि जब 2 रुपया उससे बड़े नोट जारी करता है आरबीआई, तो अब सरकार क्यों ना एक काम करे, जो सवाल आप लोगों के मन में हमेशा बना रहता। अब आपने सोचा होगा कि सरकार के, अब आप लोगों के मन में हमेशा से एक सवाल रहता होगा। ठीक है, एक सवाल, वो क्या सवाल है,
आप जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने कहा कि जो नोट जारी करती है वो कौन करती है? आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है। तो आपके मन में ये ख्याल होगा क्यों ना कि आरबीआई इतने सारे नोट छापे, करोड़ों अरबों रुपए छाप ले, और लगभग जैसे कि वो इतने नोट छाप ले और हर एक व्यक्ति के अकाउंट में लगभग 10-10 लाख रुपए आ जाएं। इससे क्या होगा? भारत के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हुए आपको मिल जाते होंगे, या उनके कई ऐसे सारे सवाल रहते होंगे, क्यों ना सरकार एक काम करे, 10-10 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दे, या सरकार इतना नोट छाप ले। जब अपनी खुद की बैंक है, सरकार अपनी है, हम लोग खुद नोट छाप रहे हैं, तो क्यों ना हम छाप लें। तो आइए हम इस सवाल का जवाब को ढूंढते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब देखते हैं। दरअसल क्या होता है, जब आरबीआई नोट जारी करती है, जब आरबीआई नोट जारी करती है, या हम ये कहें जब आरबीआई जितने नोट जारी करती है, हम मान लेते हैं कि आरबीआई जितने नोट जारी करती है सरकार को, सरकार को ही जारी करेगी ना। जब आरबीआई जितने नोट जारी करती है, सरकार को उतनी ही प्रतिभूतियां, क्या करना होता? उतनी ही प्रतिभूतियां आरबीआई के पास, किसके पास? आरबीआई के पास गिरवी रखना होती है। आरबीआई के पास गिरवी रखना होती हैं। ठीक है, दरअसल आरबीआई अपने मन से नोट नहीं छाप सकता कि वो अपने मन से चाहे जितने नोट छाप ले, ऐसा नहीं है। आरबीआई जितने भी नोट जारी करेगा उसके लिए सरकार से उतनी ही प्रतिभूतियां उसे अपने पास क्या रखनी होंगी? गिरवी रखनी होंगी। ठीक है, या हम ऐसा कहें कि सरकार को जितने भी नोटों की जरूरत है या जितने रुपयों की जरूरत है, वो क्या करेगी? उतनी प्रतिभूतियां आरबीआई को देगी, और बदले में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई से क्या करेगा? वो उतने रुपया ले लेगा। ठीक है ना, उतने वो नोट आरबीआई से ले लेगी सरकार। ठीक है, अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये प्रतिभूतियां क्या है? पहला सवाल तो ये, प्रतिभूतियां दरअसल एक प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम आगे पढ़ेंगे, खैर आप बस इतना समझ लो, ये एक सरकारी बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मान लो आपने चेक देखी होगी, ठीक है ना, चेक, उसमें हमने 1,000 रुपए लिख के, मतलब 1,000 रुपए लिख दी। अब हमने कहा बैंक से निकाल लो, जो भी मान लो एसबीआई बैंक है तो आप निकाल लो। अब 1,000 रुपए की वो चेक है, अब वो क्या है? 1,000 रुपए हैं। दरअसल वो एक कागज के फॉर्म में है, लेकिन वो कितना मूल्य रखता है? 1,000 रुपए के बराबर। ठीक है, आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, वो उसी तरह की प्रतिभूतियां, हम उसी तरह के कागज के टुकड़े को कह रहे हैं। ठीक है, अब आरबीआई को, अब सरकार को जितनी भी नोटों की आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में उसे प्रतिभूतियां रखनी होती हैं, तभी सरकार को आरबीआई उतने नोट जारी करेगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए, अब मान लेते हैं कि ऐसा इसलिए है, दरअसल उसका एक कारण है कि आपने देखा होगा, जब आपने नोट देखा होगा तो आपने नोट में पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का नोट है, तो आपने 100 रुपए के नोट में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का क्या देता हूं? वचन देता हूं। लिखा रहता है ना ऐसा, कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब इसका मतलब क्या है? अब दरअसल इसका यह मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो उस मुद्रा को धारण कर रहा है, ठीक है, तो आरबीआई वचनबद्ध है। क्या है? वचनबद्ध उस मुद्रा के लिए, तभी उसने क्या किया? आपको वचन दिया। और मान लो कोई दिन ऐसा हो जाए कि आरबीआई क्या हो? दिवालिया हो जाए। ठीक है, अब उसके नोट नहीं चले, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और अब वो 100 रुपए चल नहीं रहे, आरबीआई हो गया दिवालिया, तो अब वो 100 रुपए का भुगतान कौन करेगा? 100 रुपए का वो भुगतान कौन करेगा? ठीक है, एक तो चीज ये हो गई, और दूसरी चीज और ये हो गई कि दरअसल जब आरबीआई नोट छापती है
तो उतनी मात्रा में उसको क्या रखनी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आधार पर ही वो नोट रख सकती है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हम समझ लेते हैं। जैसे आपने एक सवाल है, आपने कहा सरकार इतने रुपए छापे कि सभी के पास क्या हो, पैसे ही पैसा हो जाए, ठीक, उससे क्या हो, गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा कारण आपका ये था। अब देख लेते हैं जैसे कि आपका ये सवाल का जवाब। जैसे हम मान लेते हैं कि सरकार ने क्या किया, इतना रुपए छापा कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में कितना आ गया, 1-1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है, कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। अब हर व्यक्ति के अकाउंट में जब 1 लाख रुपए आ जाएगा, आप अनुमान कीजिए आपके अकाउंट में भी आ गया। आपके घर में मान लो जैसे 5 लोग हैं और पांचों के अकाउंट में क्या आ गया, 1-1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ गए। ऐसा भारत में जितनी भी 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, सबके पास 1-1 लाख रुपए आ जाता है। तो अब जब सबके पास 1-1 लाख रुपए आ जाएगा तो इससे क्या होगी, अब जो मुद्रा है या हम धन कहें, वो लोगों के पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब लोगों के पास मुद्रा बढ़ जाएगी तो अब लोगों की खरीदने की क्षमता भी ज्यादा बढ़ जाएगी। खरीदने की या क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हम कहें उसको परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर क्या होगी, लोगों की बढ़ जाएगी। अब जब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो इससे क्या होगी, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगी, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। दरअसल ये कैसे हो रही है, अभी हम आगे आने वाले टॉपिक में इसको डिस्कशन करेंगे। आप अभी इतना बस समझ लो कि जैसी ही डिमांड बढ़ रही है उससे क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो अब मान लेते हैं कोई चीज जो अभी 10 रुपए की मिल रही थी, वो अब आगे आपको कितने की मिलेगी, 10,000 रुपए की, ठीक है। तो इससे कोई मतलब होगा, अब इसका कोई मतलब निकल रहा है कि आपने बहुत सारी रुपए तो छाप लिया, लेकिन वो बहुत सारा रुपया क्या हुआ, बहुत सारी महंगाई भी ले आया, उच्चतम महंगाई लेके आ गया। अब वो उससे क्या हुआ, जो चीज आपको 10 रुपए की मिल रही थी वो कल के दिन 10,000 रुपए की मिलेगी। तो नई मुद्रा छापने का कोई अर्थ निकला क्या, नहीं निकला। नई मुद्रा छापने का एक चीज जरूर निकल कर आएगी और वो है महंगाई, ठीक है। दरअसल यही क्वेश्चन यूपीएससी ने लगातार अपने क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो आप जाइए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर देखिए। लगातार 2 साल आए, 2020 में और 2021 में, 20 या 21 में या 21 या 22 में लगातार यही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, कि जब भी सरकार नई मुद्रा छापेगी तो इसका परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नई मुद्रा की छपाई करना महंगाई को बढ़ा देता है अगर सरकार उतनी प्रतिभूतियां ना रखे। खैर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो आपके पास 10 किलो आपके पास चावल हैं, ठीक है। उन 10 किलो चावल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्य है वो कितने हैं, मान लेते हैं हम 100 रुपए हैं, ठीक है। अब जब 10 किलो चावल वो हैं, 10 किलो चावल आपके पास होंगे तभी ना उसी के बराबर आप मुद्रा छाप पाओगे। अब आपने मुद्रा छाप ली बहुत ज्यादा, मान लेते हैं अब 10 किलो चावल का मूल्य है 100 रुपए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं अपन लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो 10 किलो चावल है आपके पास, जिनका मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना, 100 रुपए, कितना, 100 रुपए, ठीक है। अब आप 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए। अब मान लेते हैं आपने बहुत सारी, और पूरी टोटल जो अर्थव्यवस्था है हम मान लेते हैं 10 किलो ही चावल है और 100 रुपए हैं। इस तरह से 1 किलो चावल की कीमत बनती है 10 रुपए। अब मान लेते हैं यह पैसा आपने बढ़ा के कितना कर दिया, अभी तक आपके पास जो 100 रुपए था पूरी अर्थव्यवस्था, अब ये बढ़ के हो गया है कितना, 1,000 रुपए। तो अब इस चावल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, 100 रुपए हो जाएंगे। अब ये चावल कितने रुपए किलो हो गए, 100 रुपए किलो हो जाएंगे, 100 रुपए किलो हो जाएंगे। तो अब इस नई मुद्रा से क्या हो रहा, आप देख रहे होगे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई और बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। दरअसल अगर आरबीआई ये कर भी ले कि वो नई मुद्रा छाप ले और लोगों में बांट दे, तो इसका परिणाम सिर्फ एक ही होगा, है वो महंगाई, ठीक है। तो दरअसल उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, वो जब हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे, ठीक है। खैर अभी सर हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, तो हमने दरअसल ये चीज देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले बिंदु पर। अब जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जो हमने जैसा पहले कहा था कि जो केंद्रीय बैंक है उसका काम क्या है, बैंकों का नियमन करना। बात की था बैंकों के 2 कार्य, एक है मुद्रा जारी करना और दूसरा कार्य हम लोगों ने देखा था वो क्या है, दूसरा कार्य हम लोगों ने देखा था बैंकों का नियमन करना। तो अब आप लोगों को जल्दी से याद करो कि जो बैंकों का नियमन करता है जो आरबीआई,
वो किस अधिनियम के तहत करता है। ठीक है, दूसरा कार्य हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा कार्य क्या है, बैंकों का विनियमन करना, अर्थात बैंकों को रेगुलेट करना, विनियमन करना। अब जल्दी से आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा अधिनियम है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आप सोच रहे हो सर हम बताएं कैसे, हम बताएंगे भी तो आप नहीं सुन पाओगे। तो खैर भले ही आप मुझे नहीं बता पाओ, लेकिन अपने आप को तो बताओ कि आपको वाकई यकीनन आपको याद है कि नहीं। ठीक है, बैंकों का जो विनियमन है वो किस अधिनियम के तहत आरबीआई को अधिकार प्राप्त है बैंकों को रेगुलेट करने का। दरअसल ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, 1949 बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई को ये अधिकार प्राप्त है कि वो बैंकों का विनियमन कर सके। ठीक है, दरअसल मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि आप मेरे साथ बोलते चलिए, इससे आपको पता क्या होगा, आपको ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन। ठीक है, उससे क्या होती है ना, चीजें आसान होती जाती हैं। ठीक है, तो खैर अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा बिंदु। अब जो बैंक है, जो केंद्रीय बैंक, वो क्या है, बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करता है। किस तरह से, बैंकों के बैंकर के रूप में। अब बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करने का अर्थ क्या है, दरअसल ये क्या है, जब भी बैंकों को जरूरत पड़ती है, ठीक है, मान लो किसी बैंक को जरूरत पड़ी, तो बैंक क्या कर सकता, आरबीआई से ऋण ले सकता। ठीक है, किससे, आरबीआई से। ठीक है, या आरबीआई को जब जरूरत पड़े, ठीक, सॉरी, जब बैंकों को जरूरत पड़े तो वो क्या कर सकते, आरबीआई से कैसा ले सकते हैं, ऋण ले सकते। या बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा है वो क्या कर सकते, अपना किसके पास जमा, आरबीआई के पास। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंकर है। अगर बैंकों को कभी ऋण की जरूरत पड़ती है तो वो किससे ले सकते हैं, आरबीआई से। ठीक है, दरअसल बैंक जो ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, वो किनसे लेते हैं, आरबीआई से। और जब बैंकों के पास अतिरिक्त धन हो जाए तो वे क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बैंकों को, वो आरबीआई को बैंकों का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अब चौथा, अब जो पॉइंट देखते हैं, अब जो आरबीआई है उसे सरकार का भी बैंकर कहते हैं। सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर मतलब यही है कि सरकार भी क्या कर सकती है, आरबीआई से ऋण ले सकती है, अपना अतिरिक्त धन किसके पास, आरबीआई के पास जमा कर सकती है। ठीक है, और एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट यह है कि सरकार का बैंकर तो हो गया, एक और है कि आरबीआई जो है ना वो मौद्रिक नीतियों, मौद्रिक विषय जो है उन पर परामर्श देती है। आरबीआई मौद्रिक विषयों पर परामर्श देती है। कौन से विषय, मौद्रिक विषय। दरअसल मौद्रिक विषय हम कैसे कह रहे हैं, वो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो हमारा मौद्रिक नीति ही रहेगा। ठीक है, तो मौद्रिक विषय आप ये समझ लो मुद्रा से संबंधित विषय हैं। मुद्रा से संबंधित विषयों पर परामर्श किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और एक और कार्य देख लेते हैं, जो विदेशी विनिमय बाजार है, विदेशी विनिमय बाजार का विनियमन भी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। या फिर आरबीआई का एक कार्य क्या है, विदेशी बाजार का विनियमन करना। ठीक है, अब एक चीज और देखोगे आप, जो नए बैंक हैं, नए बैंकों को लाइसेंस कौन प्रदान करता है, नए बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, अब सवाल उठता है आरबीआई किन बैंकों को लाइसेंस देता है, तो दरअसल लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 500 करोड़ की राशि बैंकों के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 500 करोड़ रुपए की राशि है तो आप एक नया बैंक खोल सकते हैं। खैर उसके लिए 500 करोड़ और नहीं, काफी उसकी शर्त नहीं है, और भी कई शर्तें हैं, जैसे कि 500 करोड़ रुपए की रिजर्व राशि होनी चाहिए, 500 करोड़ की क्या राशि होनी चाहिए जिसको भी बैंक खोलना है, और ठीक कम से कम 10 वर्ष का वित्तीय संस्था के रूप में काम करने का अनुभव, वित्तीय संस्था
के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और भी कई दिशा निर्देश हैं जो आरबीआई जिन जो भी गाइडलाइंस बताए, ठीक है, वो सारी चीजें। अब इसमें एक चीज और देखोगे आप, उसमें एक चीज ये है कि नए बैंकों को तो लाइसेंस देता ही देता है आरबीआई। आरबीआई एक काम और करता है, यदि मान लो कोई बैंक है आरबीआई के दिशा निर्देशों का अगर पालन नहीं करता है, क्या नहीं करता है वो, आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं उन दिशा निर्देशों का क्या है, पालन नहीं करता है, तो आरबीआई क्या है, उसका लाइसेंस भी क्या कर सकता है, लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है। ठीक है ना, तो आप देखोगे या आप इसी पॉइंट के अंदर अगर जोड़ लो, आरबीआई नई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, साथ ही साथ उन बैंक, अगर ऐसे बैंक जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, या फिर हम कहें कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं करते, तो वो उनके लाइसेंस को क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम एक पॉइंट और है उसका, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। एक तो है कि जो आरबीआई है, आरबीआई के एक कार्य ये भी है कि आरबीआई क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे क्या करता है आरबीआई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे जैसे आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, इनमें विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो वो कौन करेगा, केंद्रीय रिजर्व बैंक। ठीक, केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन है हमारा, तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम है। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। एक और काम क्या है, मौद्रिक नीति की क्या करना, समीक्षा। और जो ये मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है वो कब करता है, प्रत्येक 2 माह में। कब करता है, प्रत्येक 2 माह में। ठीक है, तो ये जो अभी हमने कार्य पढ़े, दरअसल ये किसी भी स्टेट पीसीएस के हिसाब से या स्टेट पीसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे कई तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन मान लो बन जाए कि मौद्रिक नीति की समीक्षा जो आरबीआई है वो कितने माह में करता है, 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में। तो ठीक है, आप इस चीज को याद रखोगे कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा कब करता है, 2 माह में। ठीक है, दरअसल अब हम एक लाइन में सारी चीजें देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे केंद्रीय बैंक, हमने देखा था हमने बात की थी कि केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई 2 तरह से के कार्य हैं आरबीआई के। एक है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और दूसरा है विकासात्मक रूप में कार्य। तो हम दरअसल बात कर रहे थे केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में जो कार्य है वो क्या क्या है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य क्या है, कागजी मुद्रा जारी करना। आरबीआई के एक कार्य तो क्या है, कागजी मुद्रा जारी करना, जिसके लिए उसका न्यूनतम रिजर्व कितना होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए का या तो सोना होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए। ठीक है, और 1 रुपए के जो सिक्के जारी करता है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय। और आरबीआई 2 रुपए या उससे बड़े नोट ही जारी करता है। ठीक है, अब दूसरा जो कार्य हमारा था वो था बैंकों का विनियमन करना, अर्थात बैंकों को रेगुलेट करना। बैंकों को रेगुलेट किस अधिनियम के माध्यम से करता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और तीसरा कार्य था बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंकर का अर्थ क्या है कि बैंक आरबीआई से ऋण ले भी सकते हैं, अगर उनके पास अतिरिक्त धन है तो वो अपना अतिरिक्त धन किसके पास, आरबीआई के पास जमा भी कर सकते हैं। और जो चौथा कार्य था हमारा क्या, सरकार के बैंकर के रूप में। सरकार का बैंकर भी वही है कि सरकार के पास को अगर कभी मान लो ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि उसे अपनी योजनाओं के लिए ऋण लेना पड़ता है तो वो आरबीआई से ऋण भी ले सकती है, और अगर उसे लगता है कि उसके पास अतिरिक्त धन है तो वो आरबीआई के पास क्या है, जमा कर सकती है। ठीक है, और 5वां हमारा पॉइंट था मौद्रिक विषयों पर परामर्श देना। मौद्रिक विषय ऐसे विषय हैं जो मुद्रा से संबंधित है, तो उन विषयों पर जो परामर्श देता है वो कौन देता है, आरबीआई। ठीक है, और एक है विदेशी विनिमय बाजार का विनियमन करना, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका रेगुलेट भी कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, और नए बैंकों को लाइसेंस देने और उन बैंकों को लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार भी किसके पास है, आरबीआई के पास। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी करता है आरबीआई, और साथ ही साथ मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 माह में। ठीक है, तो खैर ये थे कार्य जो हमने देखे। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आरबीआई के विकासात्मक कार्यों के ऊपर। हम देखते हैं कि आरबीआई के जो विकासात्मक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, दरअसल इसको हम समझ लेते हैं, इसी स्लाइड में हम समझ लेते हैं नीचे। विकासात्मक विकासात्मक रूप में कार्य, विकासात्मक रूप में कार्य। ठीक है, विकासात्मक रूप में कार्य। अब विकासात्मक रूप में अगर हम कार्यों की बात करें तो पहला तो कार्य जैसे कि यही है कि वित्तीय संस्था का भारतीय रिजर्व बैंक का आधुनिकीकरण करना। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या करना, आधुनिकीकरण, मॉडर्न बनाना, आधुनिकीकरण करना। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, और जो दूसरा है वो है वित्तीय समावेशन करना। क्या है, वित्तीय समावेशन करना। क्या करना, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन याद आया, वित्तीय समावेशन क्या है? दरअसल वित्तीय समावेशन का अर्थ है अधिक से अधिक जनसंख्या को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, अधिक से अधिक जनसंख्या को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, वित्तीय समावेशन करना। और जो तीसरा कार्य है वह बचत को निवेश में परिवर्तित करने के लिए एक माहौल क्रिएट करना, या बचत को निवेश में परिवर्तित करने के लिए एक वातावरण उपलब्ध कराना। बचत को निवेश में परिवर्तित करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। देश में क्या करना, देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये थे विकासात्मक रूप में कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक का आधुनिकीकरण करना, वित्तीय समावेशन को करना। वित्तीय समावेशन आप लोग समझ ही गए होंगे कि अधिक से अधिक जनसंख्या को क्या करना, प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, बचत को निवेश में परिवर्तित करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना। जैसा कि अपने आय के चक्रीय प्रभाव में हमने देखा था किस तरह से बचत को निवेश में हम परिवर्तित करते, तो इस तरह का पूरा एक माहौल बनाया आरबीआई। ये भी आरबीआई का एक कार्य है। ठीक है, जिसको हम विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत रखते हैं, और देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें हुई, और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब आपने पूरा ये तो बता दिया, अब ये और बता दो कि ये नोट छपते कहाँ कहाँ पे हैं। तो खैर अब हम उसी पर बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आरबीआई के जहां नोट छपते हैं वो जगह कौन कौन सी है। ठीक है, दरअसल कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो खैर हम उस पर भी चर्चा कर लें। तो हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के मुद्रणालय। समझ आया, कंफ्यूजन हो गई होगी। खैर हिंदी थोड़ा सा टफ है। हम लोग दरअसल अब बात करने वाले हैं करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। ठीक है, ये कितनी है, ये दरअसल 4 हैं, लिख के देख लेते हैं। आरबीआई के 4 मुद्रणालय। ये क्या है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस।
ठीक है, हिंदी थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश थोड़ा सा इजी है। खैर, तो ये दरअसल दो आरबीआई, इसमें क्या है ना, इसमें दो भारत सरकार के स्वामित्व में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है, और दो जो है वो आरबीआई के स्वामित्व में है। ठीक है, इनमें जो दो पर स्वामित्व, जो दो बैंक हैं, दरअसल दो मुद्रणालय हैं, दो प्रिंटिंग प्रेस किसके स्वामित्व में है, दो प्रिंटिंग प्रेस हैं भारत सरकार के स्वामित्व में। वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जो भारत सरकार के स्वामित्व में है वो दो प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन सी हैं, तो पहली तो वो है मध्य प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में है वो, कहाँ पर, देवास जिले में। कहाँ पर, देवास जिले में, मध्य प्रदेश के देवास जिले में, इंदौर से लगभग 100 या 80 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है देवास, वहां पर ये प्रिंटिंग प्रेस है। दूसरी है महाराष्ट्र के नासिक में। कहां पर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ठीक है, ये देवास में और नासिक में, ये दोनों किसके अंडर में है, भारत सरकार के, और दो है आरबीआई के अंडर में। कौन कौन सी, एक है कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर जिले में। कहां पर, मैसूर में। और दूसरी है पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। कहां पर, सालबोनी। ठीक है ना, तो इस तरह से पूछ लिया था क्वेश्चन पेपर में कि इनमें से कौन किस जगह पर मतलब करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है या है। ठीक है, दरअसल तो मेरे अगर बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछना है तो 4 ऑप्शन देगा, 4 में इनमें से किसी एक का नाम दे देगा, और जब उसे टफ करना होगा तो पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है इसमें, तो हर कोई ऐसा नाम रख देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो उससे को आप कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, अब हम, ये तो बात हो गई उन पर जहां पर नोट छपते हैं। ठीक है, 2 रुपए या उससे अधिक के नोट छपते हैं। अब हम देख लेते हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, दरअसल वो भी 4 हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है, 4 जगह हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। पहला तो है मुंबई। मुंबई कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है नोएडा। नोएडा कहां पर है, सबको ही पता होगा, नहीं दिल्ली में नहीं, यूपी में आता नोएडा। किसी के मन में आ रहा होगा क्या दिल्ली में, नहीं दिल्ली में नहीं, नोएडा जो है यूपी में आता है, ये एनसीआर है, एनसीआर। ठीक है, नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन। जो दिल्ली के क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं एनसीटी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। ठीक है, दरअसल ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे। ये, और तीसरा कहाँ पर है, कोलकाता में। हाँ वही कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और चौथा जो है, चौथा वो है हैदराबाद में। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में। ठीक है ना, तेलंगाना में। ये 4 वो जगह हैं जहां पर क्या होती है, सिक्कों की ढलाई, सिक्कों की ढलाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आप लोगों ने देख लिया कहां पर नोट छपते हैं। अगर मन करे कभी तो घूमाओ इन जगह पर, देखा कि कैसे नोट छपते हैं। खैर अंदर तो जाने को मिलेगा नहीं, तो बाहर से ही आनंद की अनुभूति ले लो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दरअसल अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अब आप लोग कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, या हम कहें कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और वो क्या है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। तो खैर ये जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, ये काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी लंबा खिंचेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और इसके अंतर्गत आप समझोगे क्या है भारतीय की वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है क्या है, मौद्रिक नीति। तो जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक नीति, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी।
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो दरअसल हम देख लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ, दरअसल हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें कि मौद्रिक नीति क्या है, तो दरअसल ये एक ऐसी नीति है, ऐसी नीति, क्या ऐसी नीति जो किससे संबंधित है, मुद्रा से, या हम कहें कि मुद्रा से संबंधित नीति। ठीक है, दरअसल हम मौद्रिक नीति के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो मुद्रा से संबंधित नीति को ही हम मौद्रिक नीति कह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसकी एक बहुत आम सी और साधारण सी शाब्दिक अर्थ। ठीक है, दरअसल अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो हम देखें कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का रिजर्व बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को ही हम क्या कह रहे हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, समझ आई है, मुझे लगता है अभी नहीं आई होगी समझ में। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी नीति जिसका उद्देश्य समझ लो आप, जिसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह को, किसको, मुद्रा के प्रवाह को। और मुद्रा के प्रवाह को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, मुद्रा के प्रवाह को दरअसल हम यहां पर कह रहे हैं तरलता। मैंने पहली क्लास में आपको बताया मुद्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं, तरलता। और नहीं बताया है तो मैं बता देता हूं, दरअसल अब हम लोग मुद्रा के प्रवाह को तरलता कहेंगे। क्या कहेंगे, तरलता। तरलता दरअसल किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाने वाली वह नीति जिसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, तो अब ये तो एक बहुत आसान सी परिभाषा हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, टिपिकल बनाते हैं, थोड़ा सा हम और देखते हैं उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। या अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जिस नीति का पालन करता है या जिस नीति का प्रयोग करता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, समझ आइए। मुद्रा के प्रवाह को क्या कहा हमने, तरलता। अब दरअसल जब भी मैं कहूं तरलता तो आपको समझ जाने में बात कर रहा हूं मुद्रा के प्रवाह पर। ठीक है, तो हम खैर लिख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में, किसमें, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, या फिर उसको हम क्या कह सकते, तरलता को नियंत्रित करने के लिए जिस नीति का पालन या प्रयोग किया जाता है उसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह अर्थात तरलता को नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, यहां पर दरअसल के लिए एक चीज और जोड़ लेना आप, केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक। ठीक है, अर्थव्यवस्था मुद्रा के प्रवाह या तरलता को नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जिस नीति का पालन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति। दरअसल अगर अब आप कोई आपसे कहे कि एक लाइन में परिभाषित कीजिए आपके मौद्रिक नीति क्या है, या फिर हम कहें कि जब हम मेंस दे रहे होते हैं या हमें मेंस में लिखना होता है, तो जैसे कि मान लो आपको कोई ऐसा टॉपिक आ गया, ठीक है, जिसपे आपको मौद्रिक नीति पर लिखना है या मौद्रिक नीति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ गया। खैर जैसे मान लेते हैं हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, हम मानते हैं कि वो किसी मेंस में आई। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया ऐसा कि मौद्रिक नीति क्या है, इसके संबंध, मौद्रिक नीति से संबंध में आप जो भारत, एक सेकंड, दरअसल मौद्रिक नीति क्या है और भारत सरकार
किस तरह से या आरबीआई किस तरह से मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है उसे आप समझाइए। ठीक है, क्या है मौद्रिक नीति, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में ये किस तरह से तरलता को नियंत्रित की जाता है, इसके संबंध में क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको मान लेते हैं आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, अब उसके चर्चा करना है आपको इस पर कि उसको तरलता को कैसे नियंत्रित किया जाता है या उसमें और भी क्वेश्चन होता है। तो अब पता है सबसे बड़ी समस्या यूपीएससी के स्टूडेंट के सामने क्या होती है, उसके पास समस्या ये नहीं होती है कि उससे बहुत ज्यादा लिखना है, दरअसल उसके पास सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि वो कम लिखने की, क्योंकि उसके पास ज्ञान का इतना भंडार हो जाता है कि वो चीजों को आप उससे 4 पेज में आंसर लिखवाना चाहो तो वो लिख लेगा, लेकिन उससे कहो कि एक ही पेज में आपको आंसर लिखना है और आंसर ऐसा हो ताकि आप 4 पेज में जो कुछ आपने लिखा है वो आप एक ही बात में कह दें, तब आपको नंबर क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। अर्थात गागर में सागर भरना, अगर हम बात करें गागर में सागर भरना, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो मेंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग, ताकि क्या हो हमारा जो शब्दों का भंडार हो हमारे पास और अच्छा हो जाए। खैर जैसे मान लो हमें इसी लाइन को लिखना है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मुद्रा के प्रवाह को क्या कह रहे हैं हम, तरलता, और नियंत्रित कर रही जो उसको क्या नियंत्रित करने को हम क्या कह सकते हैं, समायोजन करना है, या फिर हम ऐसा कहें कि तरलता समायोजन, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की तरलता समायोजन की या तरलता समायोजन के लिए अपनाई जाने वाली नीति, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, मौद्रिक नीति। दरअसल तरलता समायोजन के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को ही तो हम क्या कह रहे हैं, मौद्रिक नीति। अब आप देखोगे तो अब आप पाओगे कि ये जो है परिभाषा उससे बेहतर है और कम शब्दों में है, वो ये उतनी ही बात कह पा रही है, ठीक है ना। तो अब आप एक लाइन में पूरी परिभाषा लिख सकते हैं और उससे संबंधित अन्य चीजें भी लिख सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने कम तो लिखा, आपने लिखा कम है, लेकिन बातें आपने क्या की उतनी ही एक्सप्लेन कर दी। इससे क्या होगा, सामने वाला जो भी एग्जाम आपकी मेंस की कॉपी जांच रहा होगा वो समझ पाएगा कि आप में की जो नॉलेज है वो कितने गहरे स्तर तक है, ठीक है ना। तो खैर ये तो परिभाषा थी। मैं अब आपको इस परिभाषा से मुझे लगता है कि अभी मौद्रिक नीति बहुत अच्छे से नहीं समझ आई होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या, हमारा जो हम हमेशा से करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दरअसल एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि मौद्रिक नीति दरअसल हम कह किसे रहे, अभी हमें इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं उसको एक एग्जाम्पल से। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा, जब एक सज्जन पुरुष जिन्हें एक कार लेना थी, याद करो, याद आ रहा होगा, एक सज्जन पुरुष थे, उन्हें कार लेना थी, वो गए थे मारुति कंपनी के पास गए थे, याद आ रहा होगा। अब वही सज्जन को क्या हुआ कि उन्होंने कार तो ले ली, वो कार की उन्होंने किस्तें भी सारी चुका दी, जो भी किस्तें थी उन्होंने सारी चुका दी। अब उन सज्जन पुरुष को उन्होंने सोचा क्यों ना अब एक घर खरीदा जाए, मकान। तो भाई साहब मान लेते हैं वो व्यक्ति कहां जाते हैं, वो व्यक्ति जाते हैं बैंक के पास। किसके पास, बैंक के पास। और कहते हैं भाई साहब मुझे घर खरीदना है और उस घर की 4 दीवारें होनी चाहिए और उसके ऊपर एक छत होनी चाहिए। मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे घर की जरूरत है। तो उस बैंक वाले, जो बैंक वाला था, उसने देखा मुड़ के, वो समझ गया कि हाँ ये वही बंदा है जो आलू से सोना और सोने से आलू निकालता है। आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। खैर अब वो व्यक्ति जाता है बैंक के पास, तो बैंक से कहता है कि भाई साहब मुझे क्या है, लोन लेना है। तो वो कहता है भाई साहब आपको मिल जाएगा। लोन किस लिए चाहिए, तो वो कहता है भाई साहब मुझे घर खरीदना है। तो वो समझ जाता है कि ये बंदा होम लोन की बात कर रहा है। तो ठीक है, उन्होंने कहा भाई साहब आपका हम होम लोन पास कर देंगे, ठीक है। तो उसने कहा आपको कितना लोन चाहिए, इन्होंने कहा भाई साहब मुझे 30 लाख का लोन चाहिए। कितना, 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का लोन चाहिए।
अब ये 30 लाख रुपए का लोन क्या करती है, बैंक इनको पास करती है और ये 30 लाख रुपए लेके पहुंचते हैं एक बिल्डर के पास। क्या खरीदना था ना, घर। तो ये उस बिल्डर के पास जाते हैं और कहते हैं भाई साहब हमें कुछ घर खरीदना है, घर दिखवा दीजिए। तो बिल्डर कहता है लीजिए ये रहे घर, आपको जो घर पसंद, आपको जो घर पसंद है आप देख देख लीजिए। तो ये भाई साहब पहले तो पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगाते हैं, ये 7 परिक्रमा करते हैं ऐसी ऐसी, ठीक है। 7 परिक्रमा के करने के बाद इन्हें मान लेते हैं ये कॉर्नर वाला घर पसंद आ जाता है, ठीक है। कौन सा, ये वाला घर, ये घर पसंद आ जाता है। और ये पूछते हैं भाई साहब, खैर आपको पता ही होगा जो भी भारतीय ग्राहक होगा उसके क्या सवाल होंगे। सबसे पहला तो सवाल ये होगा कितने का है, क्या है, कितने का है, घर की प्राइस कितनी है। तो बिल्डर बोला सर ये 30 लाख रुपए का है, 30 लाख रुपए का है। जैसे इन्होंने सुना 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख रुपए सुनने के बाद घर के अंदर एंटर कर, खैर घर तो देख ही रहे थे, फिर एक बार और चक्कर लगाते हैं और चारों दीवारों को देखते हैं और छत को देखते हैं। उसके बाद बोलते हैं भाई साहब वो सब तो ठीक है, और फिर से ये क्या करते, उसी तरह से अपनी रिश्तेदारी निकालने लग जाते। उसका उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे, उद्देश्य क्या है उसका, ताकि थोड़ा बहुत क्या करवा सके, ये थोड़ा सा पैसा कम हो सके। तो अब ये क्या करते हैं, उस बिल्डर के साथ बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं, भाई साहब कुछ तो करो आप, और आपने देखा है कि हम हर बार घर आप ही से खरीदते हैं। अब इसने एक तरफ मुड़ के देखा एक बार, कहा भाई साहब अभी अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है प्लॉटिंग का काम, हाँ अभी अभी तो मैंने नए स्टार्ट किया, आप कहाँ से। एक व्यक्ति जो एक बार घर खरीद लेता है वो तो सालों नहीं आता है, वो मन में सोच रहा है। खैर लेकिन भारतीय ग्राहक महान है, तो वो कहता है कि भाई सब कुछ कम करो, आप इसमें कुछ कम करो। तो वो कहता नहीं भाई आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के वास्ते महंगाई बहुत बढ़ी है, कम नहीं कर पाएंगे। खैर आप भारतीय ग्राहक अगर कम ना करा पाए तो बेकार है, उस पर लानत है उस पर, अगर वो कम ना करा पाए। तो अब भाई सब जाते हैं, कहते हैं कम करो कम करो। वो कहता है चलो भाई तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हमने ये घर आपको कितने का कर दिया, 29,50,000 रुपए का, ठीक है। 29,50,000 रुपए का आपको ये घर क्या हुआ, डन, ठीक है। तो इन्हें भी पसंद आ जाता है, ये भी कहते हैं ठीक है भाई साहब 29,50,000 रुपए का ये घर आपके नाम होगा, ठीक है। अब आप देखोगे इनके पास टोटल पैसा कितना था, 30 लाख रुपए, इसमें से कितना बच गया इनके पास, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए बच गया ना इनके पास। अब ये सोचते हैं कि क्यों ना यार घर भी हो गया, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, एक घर के लिए एसी और ले लें। तो ये भाई साहब जाते हैं एक शॉप पर, एसी वाली शॉप पर, और वहां जाते हैं और वहां एसी ऐसी लगी रहती हैं। अब ये एसियों पर नजर मारते हैं, अब आना तो समझ कुछ नहीं इन्हें, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़ी वाली एसी देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे बड़ी वाली एसी। अब उस दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब ये कितने की है। तो भाई साहब कहते हैं भैया ये कितने की, 49,000 रुपए की। अब ये यहाँ पे भी वही निंजा टेक्निक अपनाते हैं, ये भी वही निंजा टेक्निक अपनाते हैं, और वहां पे भी कोशिश करते हैं ये जो 49,000 रुपए की एसी इसमें भी हम कुछ कम करवा लें, ठीक है। कोशिश करते हैं इसमें भी हम कुछ करवा लें। खैर अब ये जैसी शुरुआत करते हैं उससे बार्गेनिंग की। अब वो जो दुकानदार है अपनी घर में बाइक से लड़ के आया हुआ होता है, ठीक है, तो वो वैसे ही उसका दिमाग चढ़ा हुआ होता है। तो अब वो जैसे ही बार्गेनिंग स्टार्ट की दुकानदार ने इसके बीच, तो कह रहा भाई साहब देखो अगर आपको लेना हो लोन, नहीं लेना हो तो आप पतली गली से पहली फुर्सत में निकलो। तो कहता रहे भाई साहब आप तो गुस्सा हो रहे। तो बोलता देखो भाई साहब अभी आपके लिए ये एसी थी 49,000 रुपए की, अब अगर आप ज्यादा जिद कर रहे हैं तो ये एसी हुई आपके लिए कितने की, 50,000 रुपए की। कितने की, 50,000 रुपए की। तो वो बंदा चौंक जाता है, वो कहता अरे डिस्काउंट तो हमने सुना था कि वो माइनस में होता, आप तो प्लस में कर रहे। अब आपको ये लॉजिक समझ आया। दरअसल ये लॉजिक आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे ये कैसे हुआ। दरअसल वो दुकानदार कहता है कि भैया जो डिस्काउंट है वो माइनस में होता, आप तो प्लस में कर रहे हैं। तो वो इसके पीछे की गणित समझाता है। अब आप लोगों को पूरे एग्जाम्पल बताने का पीछे का कारण सिर्फ यही था कि ताकि मैं आपको क्या करूं, ये यहां तक ला सकूं और आपको ये गणित समझा सकूं। ऐसा क्यों हो रहा,
ऐसा क्यों हुआ, अब वो हम चीज समझते हैं। जैसे पहले एसी कितने का था, 49,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन अब वो एसी बढ़ाकर वो कह रहा है कि 50,000 रुपए का हो गया वो दुकानदार। अब दुकानदार ने कहा उस ग्राहक से, कहा देखो भाई साहब, हमारे पास हर महीने 10 एसी आते हैं, कितने, 10 एसी, ठीक है, और 10 ग्राहक आते हैं, 10 ग्राहक आते हैं, और प्रत्येक एसी की कीमत कितनी, 49,000 रुपए की, ठीक है, 49,000 रुपए की है, तो हर बार 10 एसी 10 ग्राहक ले जाते हैं 49,000 रुपए का। क्यों, अब आप जो आए हैं वो है 11वां ग्राहक, ठीक है, उससे क्या हुआ, एसी की जो आपूर्ति है, आपूर्ति तो उतनी ही है, 10 ही है, लेकिन ग्राहक 11 हो गए, ग्राहक 11 हो गए, इससे क्या हुआ, डिमांड क्या हुई, डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, उससे महंगाई बढ़ गई, या हम कहें इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन, क्या हुई, महंगाई बढ़ गई। अब अगर आपको ये एसी लेना है तो अब आपको क्या हो, इसकी कीमत कितनी हो गई, ये 50,000 रुपए। क्यों, क्योंकि जैसी डिमांड बढ़ी वैसी महंगाई बढ़ जाएगी। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट, तो आप लोग कह रहे थे जैसे तैसे, तो एक कॉन्सेप्ट समझ आया, एक कॉन्सेप्ट और आ गया कि डिमांड बढ़ी तो महंगाई कैसे बढ़ गई डिमांड से। खैर उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डिमांड जब बढ़ी तो, जब डिमांड बढ़ी, जो डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ने से कैसे महंगाई बढ़ गई। खैर इसी भी हम बात कर रहे थे, जैसे कि डिमांड जब बढ़ी तो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति या इंग्लिश में उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है, आम भाषा में उसी को हम महंगाई कह देते हैं, ठीक है, महंगाई। इसको हम समझ लेते हैं क्या एग्जाम्पल से। आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, आपको, आपने देखा होगा कोई एक ऐसी लड़की होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, देखा नहीं देखा, नॉर्मली देखा होगा, कई लोगों के मन में तो लड्डू फूटने लगे, अरे वाह अब आया मेन टॉपिक। तो आपने देखा होगा कोई लड़की है स्कूल में या कॉलेज में, वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब आपने देखा होगा उस लड़की, उस कन्या के पीछे कम से कम 10-20 लड़के पड़े रहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कन्या है, ठीक है, एक कन्या है बहुत खूबसूरत है, उसके पीछे क्या है, 20 आवारा तत्व हैं। कौन है, 20 आवारा तत्व, 20 आवारा तत्व उसके पीछे पड़े हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा। अब आप देखोगे तो आप पाओगे इस हूर की परी के पीछे जो 20 आवारा तत्व हैं, हूर की परी मतलब, हूर की परी मतलब अब स्वर्ग की अप्सरा, क्या कहेंगे उसको, स्वर्ग की अप्सरा, हाँ, हूर की परी मतलब स्वर्ग की अप्सरा के पीछे 20 आवारा, 20 नर्क के आवारा तत्व हैं। कहां के, नर्क के आवारा तत्व हैं। अब आपने देखा होगा ये जो लड़की है या ये जो कन्या है, इसके पीछे जो 20 आवारा तत्व हैं वो आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कोशिश करते हैं कैसी ना कैसी करके इम्प्रेस कर लें, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, वो एक कन्या को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे ही उससे कहता है कि मैं हूं तेरे इश्क का मारा हुआ, सिकंदर तो हूं मगर हारा हुआ। तो खैर लड़के आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से कोशिश करते रहते हैं कि हम इम्प्रेस कर लें, लेकिन आप पाओगे कि अब उसके पीछे इतने आवारा तत्व लगे हुए होते हैं कि उसके जो भाव है ना वो 7वें आसमान पे रहते हैं। अब उसके भाव 7वें आसमान पर क्यों है, क्यों, क्योंकि उसकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है। क्या है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि उस एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कम से कम 20 लड़के पड़े। अब जैसे भी कोई एक लड़का जाता है उसे प्रपोज करने के लिए, तो वो उससे पलट के जवाब क्या देती है, तुम जैसे तो 50 रहते मेरे पीछे। क्या कहती, तुम जैसे तो 50 रहते मेरे पीछे। अर्थात उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आप देखोगे उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा, उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए उसके क्या है, भाव बढ़ गए।
उसकी डिमांड बढ़ी, इसलिए उसके क्या हो रहे, भाव बढ़ रहे। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने देखा कि 20 आवारा तत्व उसके पीछे हैं, 20 लड़के उसके पीछे हैं, तो अब उसकी इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से उसके क्या होगा, भाव बढ़ रहे। या आप लोगों ने, कई लोगों के मुंह से सुना होगा, यार वो उसकी इतनी डिमांड, उसके इतने भाव हैं, वो बहुत ही नक्सड़ी उस टाइप की लड़की है ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तो हजारों लोग लगे होते हैं, कई लोग लगे हैं उसके पीछे, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। उसकी डिमांड ज्यादा, उसके भाव क्यों बढ़ गए? अब सवाल उठता है उसके भाव क्यों बढ़े? क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। अब आप समझोगे यहां पर जो मैं बात कर रहा था, ये भाव, अगर हम इसको कीमत बोल दें, ठीक है। अब आप आ जाते हैं अपने, ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से अपने मेन एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। हम दरअसल बात कर रहे थे क्या है कि इस भाव को हम क्या कह सकते, कीमत भी कह सकते। खैर इसमें एक चीज और समझ लो आप, जो अभी मैं आगे काम आएगी। जैसे मान लेते हैं अभी एक ही लड़की है, उसके पीछे कितने हैं, 20 आवारा तत्व हैं जैसे कि। अब मान लो एक और उसी क्लास में हूर की परी आ गई, एक और हूर की परी आ गई। तो अब जो 20 आवारा तत्व इसके पीछे थे, उसमें से 10 कहां जाएंगे, 10 कहेंगे यार यहां पर दाल नहीं गल रही, तो यहां पर दाल गलाते हैं, तो 10 इसके पीछे आ जाएंगे। तो आप देखोगे अभी इसके पीछे कितने थे, 20, ठीक है। तो डिमांड क्या थी इसकी, बहुत ज्यादा थी। अब एक और आ गया मार्केट में, एक और आ गया, एक हूर की परी और आ गई मार्केट में, तो 10 इसके पीछे चले गए, तो इसके पास कितने बचे, 10 बचे। अर्थात अब देखोगे तो इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। डिमांड क्या हुई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपूर्ति क्या हो गई, आपूर्ति अधिक हो गई। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये डिमांड और सप्लाई के बीच, अब आप समझो, या तो महंगाई कब बढ़ती है, इन्फ्लेशन, या महंगाई कब बढ़ती है, ठीक है ना। महंगाई, भाव से आप समझ जाना। अगर आपको अब भी अगर नहीं समझ आए तो आप गौर करना एक खूबसूरत लड़की को, और आप सोचना कि इसके पीछे 10-20 लड़के तो वैसे ही पागल हैं, ठीक है ना। तो उसके भाव क्यों बढ़े, उसके भाव फिर आपको समझ आएगा। इसके भाव इसलिए बढ़े क्योंकि इसकी डिमांड क्या है मार्केट में, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके भाव बढ़े। और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसके भाव भी ज्यादा होंगे। समझ आ रहे? तो डिमांड, अब अगर इसकी डिमांड ज्यादा है तो क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। और मान लो डिमांड तो ज्यादा है और उसी डिमांड के अनुरूप क्या हो, आपूर्ति भी हो जाए। मान लो जो 20 आवारा तत्व हैं और 20 उतनी ही खूबसूरत लड़कियां आ जाए, यहां पर उतनी ही पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो उनके लिए तो अब इससे क्या होगी, इनकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे यहां पर क्या हो रहा, यहां पर पहले 20 थे, अब एक और बढ़ा दिया हम, एक मतलब जैसे और आ गई लड़की, या जैसे हम अपनी वस्तुओं पर भी ही ले लें कुछ भी, तो इससे क्या हो रही है, इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अगर डिमांड को कम करना है तो इसका मतलब क्या है, आपूर्ति को बढ़ा दो। या फिर क्या हो, आपूर्ति कम हो जाए, और आपूर्ति कम हो जाए तब भी तो डिमांड क्या होगी, तब भी डिमांड ज्यादा होगी, तो भी क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। खैर अब आप लोग ये अपना ये इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे जितना मुझे समझाना था। तो अब आपने देखा कि जो 10 एसी थे पहले, और 10 एसी, आपूर्ति भी कितनी थी, 10 एसियों की, और ग्राहक भी कितने थे, 10 ही थे, ठीक है। तो जो कीमतें थी उतनी थी, लेकिन अब जो ग्राहक हैं, ग्राहक बढ़कर कितने हो गए, 11 हो गए, तो इसीलिए महंगाई बढ़ के कितनी हो गई, 50,000 रुपए। अब आपको समझ आ गया है ना कि महंगाई दरअसल क्यों बढ़ गई। अब आप देखोगे तो अब आप पाओगे कि ये जो महंगाई है या मुद्रास्फीति, ये किसने बढ़ाई। तो अब आप पाओगे कि ये जो महंगाई है वो दरअसल किसने बढ़ा दी, बैंक ने। ना बैंक लोन देता इस व्यक्ति को 30 लाख का, ना ये क्या करता, डिमांड क्रिएट करता, ना डिमांड बढ़ती, और ना ही क्या होती, मुद्रास्फीति बढ़ती। तो आप देख रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, बैंक ने लोन दिया। तो हम गए, हमने बैंक से कहा भाई साहब आपने क्या किया, आपने ये जो लोन देकर आपने क्या किया, मुद्रास्फीति बढ़ा दी। तो बैंक कह रहा नहीं भाई साहब, हम ये जो मुद्रास्फीति बढ़ी है वो हमारी वजह से नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि हम जब ऋण देते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना, ब्याज के रूप में हम उससे ब्याज लेते हैं। मान लेते हैं हमने उससे 10% ब्याज लिया, इसीलिए उसे क्या किया,
ऋण दिया। ठीक है, बैंक तो ये कह देता है। खैर खैर अब इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है आरबीआई पर। जैसे अब अगर हम एक और चीज देखें, जैसे हम समझ लेते हैं अभी आगे, हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जो बैंक था, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बैंक है। ठीक है, इस बैंक ने क्या किया? इस बैंक ने कस्टमर को क्या दिया? लोन दिया। हम मान लेते हैं 10% पर इसने लोन दिया। अब इस बैंक को भी, जब ये कस्टमर को लोन दे रहा है ऋण, तो इस बैंक को भी तो जरूरत होती होगी, ये भी तो किसी से लोन लेता होगा। हमने मान लिया ये किससे लेता है? आरबीआई से। ठीक है ना, इसने आरबीआई से लोन लिया, आरबीआई से बैंक ने लिया, और बैंक ने किसको दे दिया? कस्टमर को। ठीक है, अब जब बैंक ने कस्टमर को लोन दिया तो इससे क्या हुआ? मार्केट में जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो में क्या होगा? बढ़ गया, या हम कहें तरलता, जो तरलता या मुद्रा का प्रवाह, याद आ रहा है? तरलता किसको कह रहे हैं? मुद्रा के प्रवाह को। लिक्विडिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी क्या हुई? मार्केट में जो मुद्रा का प्रवाह है, जो तरलता है, वो क्या हुई? बढ़ गई। अब जब बाजार में मुद्रा का प्रवाह या तरलता बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अर्थात हम कहें जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, अब क्या होगी? लोग अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे। जब लोग अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड क्या होगी? डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही। ये एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। अगर नहीं समझ आए तो दिमाग में सोचो खूबसूरत कन्या और उसके पीछे 20 आवारा तत्व। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि आरबीआई ने बैंकों को ऋण दिया, बैंकों ने क्या किया? कस्टमर को ऋण दिया। और जब बैंकों ने कस्टमर को ऋण दिया उससे क्या हुआ? उसके पास जो मुद्रा की तरलता है या क्या मुद्रा का प्रवाह, वो बढ़ गया मार्केट में। उसके बढ़ने से जो लोगों के खरीदने की क्षमता बढ़ी, उन्होंने डिमांड क्रिएट की, और डिमांड ने क्या किया? इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। अब अगर एक चीज हम मान लें, क्या मान लें? कि जैसे बैंक आरबीआई को जो ऋण देता है वो किसी एक निर्धारित रेट पर तो देता होगा। हम मान लेते हैं कि बैंक क्या करता है। अब जैसे मान लेते हैं अगले एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई ने बैंकों को क्या दिया? ऋण दिया। क्या दिया? ऋण दिया। हम मान लेते हैं ये दिया उसने कितने? 6% पर। अब आरबीआई बैंकों को जिस दर पर ऋण दे रहा है उसको हम कहते हैं क्या? रेपो रेट। क्या कहते हैं हम? रेपो रेट। आरबीआई बैंकों को जिस दर पर या जिस रेट पर ऋण देता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। यहां पर आप रेपो रेट समझते जाइए, अभी हम आगे रेपो रेट पढ़ेंगे, फिर आगे उसे नहीं समझेंगे, उसको हम यही समझ लेते हैं। ठीक है, आरबीआई बैंकों को जिस दर पर या जिस रेट पर ऋण देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। ठीक है, अब आरबीआई ने हम मान लेते हैं 6% पर इस बैंक को क्या दिया? ऋण दिया। अब बैंक ने आगे ये किसको दे दिया? कस्टमर को। ठीक है, ये आगे उसने दे दिया कस्टमर को। मान लेते हैं ये उसने कितने % पर दिया? 10% पर ऋण। ठीक है, ऋण किसको दे दिया? कस्टमर को ऋण। अब इस कस्टमर के पास को जब ऋण मिल गया तो क्या हुआ? इसकी जो अब इसके पास क्या होगा? जो मुद्रा की तरह, या अब हम कहें तरलता वर्ड ही अब हम यूज करेंगे। तरलता क्या हुई? इसके पास तरलता बढ़ गई। जब इसके पास तरलता बढ़ गई तो इससे क्या हुआ? परचेसिंग पावर इसकी बढ़ गई। परचेसिंग पावर क्या है? इसकी बढ़ गई। अब परचेसिंग पावर जब इसकी बढ़ गई तो इसने क्या किया? डिमांड की, डिमांड इसकी ने बढ़ा दी। और जब इसने डिमांड बढ़ाई तो डिमांड का एक कारण क्या हुआ? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी क्या हो रही? यहां पर बढ़ गई थी। ये चीज आपने पिछले एग्जाम्पल में देखी। अब हम एक एग्जाम्पल मान के चलें कि ये 6% है। ठीक है, अब हम मान लें कि आरबीआई क्या करे, आरबीआई क्या करे, जो बैंकों को उसने क्या दिया? जो लोन दिया था, अभी कितने % पर दिया था? 6% पे। अब वो घटा के कितना कर दे? 5%। नहीं सॉरी, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। खैर, घटाने में तो
हमने देख लिया 6%। अब हम मान लें कि आरबीआई क्या करे कि जो बैंकों को उसने लोन दिया अभी 6% पे दिया था, अब वो बढ़ाकर कितना कर दे 8%, आरबीआई 8% बढ़ा कर दे, तो अब जो बैंक हैं बैंक भी अपना लोन बढ़ा देंगे। अब अभी तक जो बैंक कस्टमर को जो लोन कितने पर दे रहे थे 10% पर, अब वो कितने पर दे रहे, अब वो देने लगे 14% में, हम मान लेते हैं वो 14% पर दे रहे हैं। तो अब इससे बैंक बैंक जो लोन देगा, जब बैंक को ही पहले से लोन महंगा मिल रहा था, अब बैंक क्या करेगा कस्टमर को भी लोन कैसा देगा, कम नहीं देगा। ये चीज नहीं सोचना आपको कि कम देगा, ठीक है, लोन महंगा देगा। कस्टमर को लोन कैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा। अब जब लोन कस्टमर को महंगा मिलेगा, ज्यादा ब्याज दर पर मिलेगा, तो अब जो कस्टमर क्या करेगा, लोन लेना क्या कर देगा, लोन लेना क्या कर देगा, कम। तो इससे क्या होगा, जो तरलता होगी, जो लिक्विडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तरलता जब कम होगी तो उससे क्या होगी, डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो उसका एक प्रभाव क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है, जैसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कह रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात उसको हम साधारण भाषा में महंगाई भी कहते हैं। महंगाई के भी क्या होगी, कम होगी। अब आप देख रहे होगे आरबीआई ने जब 8% जब ब्याज दर बढ़ा दी तो उससे क्या हुआ, महंगाई कम हो गई। अर्थात जब आरबीआई रेपो रेट, आरबीआई बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसको हमने क्या कहा था, रेपो रेट। क्या कहा था, रेपो रेट। अब जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बढ़ा दी ये कितनी 8%, तो लोन कैसा मिल रहा, महंगा हुआ, लोन महंगा हुआ। इससे क्या हुआ, महंगाई क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि जनता ने लोन लेना क्या कर दिया, कम कर दिया। ये बात चीज आपको समझ आ गई। तो अब एक बच्चा था क्लास में, उसका सवाल, उसने एक सवाल किया, सर जब आरबीआई के क्या करने से, आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो रही है, महंगाई कम हो रही है, तो क्यों ना हमेशा आरबीआई ऐसा करे कि रेपो रेट बढ़ाता जाए और उससे क्या होगी, महंगाई बहुत कम होती जाएगी। तो दरअसल अब हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हम मान लें कि आरबीआई हमेशा क्या करे, लोन जो बैंकों को जो जिस दर पर जो रेपो रेट बढ़ाए, क्या करे, रेपो रेट मान लेते हैं हम, अरे यार, रेपो रेट क्या करे, हमेशा वो बढ़ाए। जैसे मान लेते हैं आरबीआई 8% थी, अब इसने और बढ़ा के ये क्या कर दी 10%, या मान लेते हैं 8% है। अब अगर मान लो आरबीआई ने, ये इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं, आरबीआई ने ये रेपो रेट हमेशा ऐसे ही बढ़ाता रहा, ये 8% है, बढ़ा दी आरबीआई ने रेपो रेट। अब इससे लोन क्या हो गया, महंगा मिल रहा। अब आप देखोगे इससे जो लोन महंगा मिल रहा था, किसको मिला था, ये जनता को या कस्टमर को। अब आप देखोगे, आपने जब हम पढ़ रहे थे आय का चक्रीय प्रभाव, आय के चक्रीय प्रभाव में पढ़ा था हमने कि जो ऋण है वो परिवार भी लेता है, और कौन लेता है, फर्म भी लेती है। कौन लेती है, फर्म। फर्म क्या थी, एक औद्योगिक इकाई। कौन थी, औद्योगिक इकाई। औद्योगिक इकाई थी जिसका काम क्या था, उत्पादन करना। अर्थात हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री, ठीक है, एक इंडस्ट्री। अब आप मान के चलो आरबीआई जब लोन क्या करे, ऋण जो रेपो रेट है, रेपो रेट जब बढ़ा देगी तो बैंकों को लोन कैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो बैंक भी क्या करेंगे, महंगा लोन देंगे। इससे क्या होगा, उद्योगों को भी लोन कैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा। उद्योगों को जब लोन महंगा मिलेगा तो उद्योग भी अब क्या होंगे, उद्योगों को जब लोन महंगा मिलेगा तो उनकी जो उत्पादन लागत है, या हम ऐसा कहें, यहाँ ऐसा हम समझ लें, जो उनकी उत्पादन लागत है, वो उत्पादन लागत क्या होगी, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। अब जब उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो उत्पादन लागत बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ने से क्या होगा कि वो अपना उत्पादन घटा देंगे। अब वो देखेंगे कि यार उत्पादन लागत बढ़ गई है, मुनाफा हो नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, अपना उत्पादन को क्या करेंगे, उत्पादन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे अब हम मान लेते उत्पादन कम कर देंगे। अब जैसे वो उत्पादन कम करेंगे तो उससे क्या होगा, रोजगार भी
क्या होंगे, रोजगार भी कम हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं उत्पादन कम होने से रोजगार कैसे कम होंगे। हम मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें रोज की 1000 शर्ट बनती है। क्या बनती है, 1000 शर्ट। और उन 1000 शर्ट को 10 कारीगर बनाते हैं। कितने, 10 टेलर या कारीगर बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही उत्पादन लागत बढ़ गई, अब कपड़ा क्या, कपड़ा महंगा आने लगा। अब जो कंपनी है उसको इतनी ज्यादा क्या हो रहा, उतना ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, तो अब वो क्या करेगा, अपना उत्पादन कम कर देगा। अब वो उसने क्या किया, उस उत्पादन को घटा के कितना कर दिया, उसने 900 कर दिया। 1000 शर्ट कितने कारीगर बना रहे थे, 10 कारीगर। तो 900 शर्ट कितने कारीगर बना लेंगे, 9 कारीगर बना लेंगे। तो अब एक कारीगर क्या हो गया, एक कारीगर का रोजगार समाप्त हो गया। क्या हो गया, एक कारीगर का रोजगार समाप्त हो गया। इस तरह से कई सारी इंडस्ट्री होंगी जो उत्पादन कर रही होंगी, इस तरह से कई सारे रोजगार होंगे जिनसे क्या होगा, उनका रोजगार क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आपने कोविड-19 में भी देखा होगा, कोरोना में क्या हुआ था, प्रोडक्शन बहुत तीव्रता से क्या हो गया था, घट गया था। जब प्रोडक्शन उत्पादन घट गया तो उससे आपने देखा होगा कई सारे लोगों का क्या हुआ, रोजगार चला गया, ठीक है। जब तो आप ये समझ गए ना, जब उत्पादन घटेगा तो रोजगार घट जाएगा, और रोजगार घटने से क्या होगा, आय लोगों की घट जाएगी। आय लोगों की घटेगी तो इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि दर भी क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है ना। तो इसका रेपो रेट, अगर आरबीआई हमेशा रेपो रेट बढ़ाएगा तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा, इंडस्ट्री पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और उससे क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत बढ़ने से उत्पादन कम होगा, और उससे रोजगार कम होने लगेगा, लोगों की आय कम होगी, और आर्थिक समृद्धि दर घटने लगेगी, ठीक है। और ठीक इसी की एक चीज और हम, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो अब हम एक चीज, जो हमारा मेन टॉपिक था वो सारी चीजें समझने का, वो ये था कि जब भी रेपो रेट क्या है, जब भी रेपो रेट बढ़ती है तब क्या होता है, रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, तरलता क्या होती है, तरलता कम हो जाती है। रेपो रेट बढ़ी, आपने देखा ना, रेपो रेट जैसे बढ़ी, बैंकों ने क्या कर दिया, बैंकों को लोन महंगा मिला। जब बैंकों को लोन महंगा मिला तो उन्होंने जनता को लोन महंगा दिया। जनता को लोन महंगा मिला तो जनता ने लोन लेना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बाजार में जो मुद्रा का प्रवाह है वो क्या हो गया, कम। तरलता क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो तरलता उससे क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं रेपो रेट अगर कम हो तो उससे क्या हो, अब इसी और एग्जांपल हम समझ लें, जैसे कि 8%, अब हम मान लें कि ये घटा के आरबीआई 6% कर दे। तो अब जैसे कि 6% हो जाएगी, जनता देखेगी अरे ऋण तो क्या हो गया, लोन कम में मिल रहा, तो लोन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, अब ज्यादा से ज्यादा जनता क्या होगी, ऋण लेगी। अब फर्में भी क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगी, और जैसे ही वो ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगी तो तरलता क्या होगी बाजार में, तरलता बाजार में बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी आपको चीज समझ आ गई। तो रेपो रेट कम होने से क्या हुआ, रेपो रेट कम होने से क्या होता है, तरलता बढ़ जाती है। ये चीज आपको याद करके रखना है। तो ये क्या है, ये मौद्रिक नीति के हम पढ़ा हमने, मौद्रिक नीति का क्या है, ये उपकरण है, ठीक है। क्या है, एक उपकरण। और भी आगे हम कई उपकरण पढ़ेंगे। खैर ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि रेपो रेट बढ़ने से तरलता क्या होगी, कम हो जाएगी। रेपो रेट अगर कम है तो तरलता बढ़ जाएगी। दरअसल जो रेपो रेट घटाता और बढ़ाता है वो कौन घटाता बढ़ाता है, वो घटाता बढ़ाता है आरबीआई। आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में क्या करता है, तरलता को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। अगर हम कहें कि वो क्या करता है, तरलता को नियंत्रित करता है, ताकि जो भी मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को क्या कर सके, वो नियंत्रित कर सके। आपने कुछ वर्षों पहले, कुछ सालों पहले देखा होगा, आरबीआई के गवर्नर थे, उनका नाम है कुछ साल पहले 2014 के 15 के टाइम की बात है, वो गवर्नर थे रघुराम जी राजन। और एक बीजेपी से सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम जी राजन के बीच में क्या हुआ, और कुछ विवाद हो गया। और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि आप
कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। रेपो रेट बढ़ने से क्या हो रहा है, रेपो रेट आप बढ़ा रहे हैं, उससे उद्योगों को क्या, आपने देखा होगा रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, उद्योगों को जो लोन है वो महंगा मिल रहा। आपने रेपो रेट बढ़ा दी 8%, जैसे यहाँ पे 8% कर दी, आपने रेपो रेट बढ़ाई, रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो गया, लोन कैसा हो गया, महंगा। लोन महंगा मिलने से उद्योगों को भी लोन महंगा मिल रहा है, इनसे क्या होगा, उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई। उत्पादन लागत बढ़ने से इसका रोजगार पर प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे। इससे जनता अब क्या सरकार पर चढ़ जाती है, सरकार पर चढ़ रही कि रोजगार दो रोजगार दो, तो रोजगार तो सरकार के पास थोड़ी बन रहे। तो इससे आरबीआई के जो गवर्नर और रघुराम राजन के बीच, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और सुब्रमण्यम स्वामी के दोनों के बीच विवाद हो गया। तो रघुराम जी राजन कहते हैं हम ऐसा अपनी खुशी से थोड़ी कर रहे हैं, हमने रेपो रेट तो इसलिए बढ़ाई क्योंकि रेपो रेट क्या थी, रेपो रेट जब कम थी तो उससे क्या हुआ, बाजार में तरलता बढ़ गई, और जब बाजार में तरलता बढ़ी तो उससे क्या हो गई थी, मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो हमने तो दरअसल रेपो रेट को इसलिए बढ़ाया ताकि हम बाजार में जो मुद्रास्फीति है उसको कम कर सकें। अगर आप देखोगे तो आप पाओगे, आप इन दोनों बिंदुओं के आधार पर सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं या सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। ठीक है, खैर अब तो इस तरह के विवाद, खैर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी जिसके तहत इन तरह की विवादों को काफी हद तक कम कर लिया गया है। खैर वो कैसे कम किया गया है और किस तरह से वो कम करेंगे वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको ऐसी कोई बात जो नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी को मेंशन कर दिया है, उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पे भी जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।